अपने पार्टनरशिप का टॉपिक चल रहा था और पार्टनरशिप में हमने चारों चैप्टर कर लिए। 4 चैप्टर थे। साझेदारी का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, नए साझेदार का प्रवेश, साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु और फर्म का समापन। तो चारों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उनके इलस्ट्रेशन क्वेश्चन वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो पार्टनरशिप वाला जो टॉपिक है वो तो अपना कंप्लीट हो गया है। अब आगे आपके 5वां जो लेसन है आपके बुक में वो कंपनी वाला चैप्टर है, कंपनी अकाउंट्स। और इस कंपनी अकाउंट्स में जो टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन। तो कंपनी क्या होती है पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि कंपनी जो है, परिभाषा अगर देखी जाए तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और जिसकी पूंजी छोटे छोटे अंशों में या टुकड़ों में बटी हुई होती है, कंपनी कहलाती है। ये जो कंपनी होती है वैसे इसके बहुत से प्रकार होते हैं, कई प्रकार की कंपनियां होती है। कुछ बीमा संबंधी व्यवसाय करने वाली कंपनियां बीमा कंपनियां कहलाती है। कुछ इस बीमा के अलावा जो है आपके बैंक संबंधी कार्य करने वाली कंपनियां होती है, बैंकिंग कंपनी, यानी कि जितने भी बैंक होते हैं वो भी कंपनियों में आते हैं। सबके लिए अलग अलग अधिनियम लागू होते हैं। लेकिन हम बैंकिंग या बीमा कंपनियों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि अन्य कंपनियों के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसी कंपनियां जो बैंकिंग या बीमा संबंधी व्यवसाय नहीं करती है बल्कि अन्य व्यवसाय करती है, उन कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे कंपनियों के और भी कई प्रकार है, लेकिन मुख्य जो प्रकार है कंपनी के वो 2 होते हैं, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी, और दूसरी होती है सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी। प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी वो कंपनियां होती है जिनके नाम के आगे प्राइवेट शब्द लिखा हुआ होता है। ऐसी कंपनियों का स्वामित्व और अधिकार निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। इनके सदस्यों की न्यूनतम संख्या कम से कम 2 होती है और पहले इनकी सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 तक होती थी। अब कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करके अब इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 तक कर दी गई है। यानी कि निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 हो सकती है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 होती है। ठीक है, एक तो सदस्यों की संख्या है। दूसरे, कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट शब्द लिखा होता है। स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंध निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। निजी कंपनी की न्यूनतम पूंजी कम से कम 1 लाख होती है। अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कम से कम पूंजी 1 लाख होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कंपनी अपने अंशों या ऋण पत्रों का विक्रय सामान्य जनता में नहीं कर सकती है। निजी कंपनी अपने अंशों का विक्रय सामान्य जनता में नहीं कर सकती है और अंशों का हस्तांतरण भी नहीं कर सकती है। यानी कि निजी कंपनी अपने अंशों का जो विक्रय है वो केवल अपने परिवार के सदस्यों में या उनके कंपनी के जो सदस्य होते हैं केवल उन्हीं के अंदर वितरित कर सकती है। सामान्य जनता में अपने अंशों का विक्रय नहीं कर सकती है, नहीं हस्तांतरण कर सकती है। ये तो हो गई प्राइवेट कंपनी। दूसरी होती है आपकी पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी यानी कि जिन कंपनियों के नाम के आगे प्राइवेट शब्द नहीं होता है वो सब पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनियां जो होती है इनके सदस्यों की न्यूनतम संख्या कम से कम 7 होती है और अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अधिकतम जो संख्या है अंशों की संख्या के बराबर हो सकती है। अगर किसी कंपनी के अंशों की संख्या 1 लाख है तो सदस्य भी 1 लाख हो सकते हैं, यानी कि अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पब्लिक कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी के तो निजी न्यूनतम सदस्यों की संख्या मैंने बता दी 7 होती है, अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन ऐसी जो सार्वजनिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, इनकी न्यूनतम पूंजी कम से कम 5 लाख होती है। अधिकतम पूंजी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है,
लेकिन न्यूनतम पूंजी कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। ये जो सार्वजनिक कंपनी है अपने अंशों का विक्रय और हस्तांतरण सामान्य जनता में कर सकती है। ये निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर है। और वैसे भी अंतर ये हो जाएगा कि जो कंपनियां निजी कंपनी नहीं है वो सब सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गए आपके इनके कंपनी के मुख्य प्रकार, आपके निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। वैसे क्या है, इनके कई प्रकार होते हैं। दायित्व के अनुसार सीमित दायित्व वाली कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। कई कंपनियों के आगे ऐसे इस प्रकार से लिखा रहता है एलटीडी, यानी कि शॉर्ट में एलटीडी यानी कि लिमिटेड, यानी कि ऐसी कंपनियां जो सीमित दायित्व वाली होती है। सीमित दायित्व का मतलब होता है जिसमें सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है, वो सीमित दायित्व वाली कंपनियां कहलाती है। और असीमित दायित्व वाली कंपनियां यानी कि ऐसी कंपनियां जिसमें सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं होता है, अर्थात ऐसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है और कंपनी के दायित्व का भुगतान करने के लिए ऐसे सदस्य असीमित रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी कि दायित्व का भुगतान करने के लिए अपनी निजी संपत्ति को भी बेचने के लिए बाध्य है। वो कहलाते हैं असीमित दायित्व वाली कंपनी। ठीक है, तो इस प्रकार से दायित्व के अनुसार सीमित दायित्व वाली कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी वो हो सकती है। और स्वामित्व के अनुसार आपके प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो मुख्य कंपनियों की जो प्रकार है वो यही होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कंपनी की पूंजी के बारे में। कंपनियां जो होती है इनमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी लगाई जाती है। बड़ी मात्रा में जो पूंजी लगाई जाती है, आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बुक्स में देखा होगा कि कई कंपनियां हैं कि साहब वो रिलायंस की कंपनी है, ये कंपनी है, उनके अंदर जो पूंजी है कि साहब कितनी है, 3000 करोड़ लगी हुई है, 2000 करोड़ रुपए लगी हुई है, 1500 करोड़ रुपए लगी हुई है। तो इतनी पूंजी की व्यवस्था कोई 2, 4 या 10 व्यक्ति मिलकर के नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी कंपनियां क्या करती है, अपनी पूंजी की व्यवस्था करने के लिए इस पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। इस पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो पूंजी का प्रत्येक जो छोटा टुकड़ा है वो कहलाता है शेयर, जिसको हम बोलते हैं अंश। कंपनी की जो पूंजी होती है उसको कई टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक जो टुकड़ा है वो क्या कहलाता है, शेयर, अंश, हिस्सा या टुकड़ा। जैसे एक कंपनी की जो पूंजी है मान लो कि 50 लाख है, ठीक है। अब अंश का जो मूल्य है, टुकड़ा है, उसका मूल्य कितना होगा ये निर्धारित किया जाता है। उसका मूल्य 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए हो सकता है। जैसे कंपनी ने क्या है, एक अंश का जो मूल्य है वो 100 रुपए निर्धारित किया है। एक अंश का मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो अंशों की संख्या कैसे निकालेंगे, कंपनी की कुल पूंजी, टोटल कैपिटल कितनी है, 50 लाख, और एक अंश का मूल्य कितना है, 100। तो इसमें क्या है, एक अंश के मूल्य का इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, अब शेष ये आपके अमाउंट है, ये कितना आ गया, 50,000। ये जो 50,000 आ रहे हैं ये अंशों की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स, अंशों की संख्या। यानी कि कंपनी की कुल पूंजी में एक अंश का जो मूल्य है उसका भाग दे देंगे तो अंशों की संख्या आ जाएगी। इसका मतलब है कंपनी के कुल अंशों की संख्या कितनी है, 50,000 है, और एक अंश का मूल्य कितना है, 100 रुपए है। एक अंश का मूल्य 100 रुपए, 50,000 अंश है, तो 50,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 50 लाख। इस प्रकार से कंपनी की कुल पूंजी होती है। तो ये जो 100 रुपए हमने निर्धारित किया, इसमें जैसे 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि एक अंश का मूल्य या प्रत्येक अंश का मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए। तो इस प्रकार से 100 रुपए वाले जो अंश है वो कितने हैं, टोटल 50,000। तो इन 50,000 अंशों से इस कैपिटल का निर्माण होता है, कंपनी की पूंजी का निर्माण होता है। तो अंशों से ये कंपनी की पूंजी का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, यानी कि अंश पूंजी। कंपनी की जो पूंजी है छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होती है, बटी हुई होती है, और इन सारे टुकड़ों को मिलाकर के जब एक कर दिया जाता है
तो इससे जिस पूंजी का निर्माण होता है, जो कैपिटल बढ़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल, यानी कि अंश पूंजी। इसको बोलते हैं अंश पूंजी, क्योंकि कंपनी की जो पूंजी है इन अंशों से बन करके तैयार हुई है, तो इसलिए ये अंश पूंजी शेयर कैपिटल कहलाती है। ठीक है, ये तो मैंने अंशों का बताया कि कंपनी की कुल पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है, प्रत्येक टुकड़ा शेयर कहलाता है, जिसको हिंदी में हम अंश भी बोलते हैं, हिस्सा भी बोलते हैं, टुकड़ा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इन अंशों से जिस पूंजी का निर्माण होता है उसे हम शेयर कैपिटल, अंश पूंजी कहते हैं। अच्छा, ये जो अंश होते हैं, ये अंश क्या है? मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब इनके अंशों के जो प्रकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने अभी बताया कि कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होती है, बटी हुई होती है। प्रत्येक टुकड़ा है वो क्या कहलाता है? शेयर। और इन अंशों को मिलाकर के जो पूंजी तैयार होती है उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। तो शेयर, शेयर कैपिटल, इन दो शब्दों के बारे में मैंने बता दिया। इन अंशों को खरीदने वाला जो व्यक्ति है वो कहलाता है शेयर होल्डर, यानी कि अंशधारी। शेयर खरीदने वाला जो व्यक्ति है वो शेयर होल्डर कहलाता है। कंपनी क्या करती है? इन अंशों का विक्रय सामान्य जनता में करती है। और अंशों का मैंने बताया कि अंशों का मूल्य 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये हो सकता है। इनका मूल्य कम से कम रखा जाता है ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी कंपनी के अंशों को क्रय कर सके, खरीद सके। तो इस प्रकार से अंश जो है कंपनी सामान्य जनता में विक्रय करती है और हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कंपनी के शेयर को खरीद लेता है। कोई व्यक्ति 10 अंश खरीदता है, कोई 50 खरीदता है, कोई 100 खरीदता है। जैसे मान लो मैंने बताया कि अंश का मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, एक अंश का मूल्य 100 रुपये। किसी व्यक्ति ने 10 अंश खरीद लिए तो उसको कितने का भुगतान करना पड़ेगा? 1000 रुपये का। वो 1000 रुपये का पेमेंट कर देगा तो वो 10 अंशों का मालिक हो जाएगा। कंपनी को उसे 1000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे कोई व्यक्ति 50 खरीद लेता है, कोई 100 खरीद लेता है, कोई 500 खरीद लेता है। इस प्रकार से कंपनी के पास में पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। तो अंश खरीदने वाला व्यक्ति चाहे वो 2 अंश खरीदे, चाहे 200 खरीदे, चाहे 2000 अंश खरीदे, अंश खरीदने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? शेयर होल्डर, यानी कि अंशधारी। ठीक है, ये शेयर होल्डर कहलाता है। अच्छा, ये तो मैंने 3 शब्दों के बारे में बता दिया। शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है, और शेयर होल्डर क्या होता है। कंपनी की पूंजी टुकड़ों में बटी होती है, शेयर कहलाता है, और इन टुकड़ों को मिला करके जो पूंजी तैयार होती है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। और इन अंशों को खरीदने वाला, शेयर को खरीदने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? शेयर होल्डर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, शेयर होल्डर कहलाता है, लेकिन अंश खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बेनिफिट होता है? उसको बेनिफिट ये होता है कि उसको बदले में लाभों में हिस्सा मिलता है। कोई भी व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है तो व्यवसाय का जो मालिक होता है उसको बदले में व्यवसाय से क्या मिलता है? लाभों में हिस्सा। ठीक है, ऐसे ही अंश खरीदने वाला जो व्यक्ति है उसको भी बदले में क्या मिलता है? लाभों में हिस्सा। व्यवसाय में पूंजी लगाने वाला जो व्यक्ति है वो व्यवसाय का क्या कहलाता है? मालिक या स्वामी। ठीक है, और मालिक या स्वामी को बदले में व्यवसाय से लाभ प्राप्त होते हैं, लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है। ऐसे ही कंपनी के अंश खरीदने वाला जो व्यक्ति है जिसे हम शेयर होल्डर कहते हैं, चूंकि उसने कंपनी में पूंजी लगाई है तो इसलिए वो व्यवसाय का क्या हो गया? मालिक हो गया, यानी कि कंपनी का मालिक हो गया। चाहे वो 50 अंश खरीदे, चाहे 500 खरीदे, चाहे कितने भी अंश खरीदे हो, वो कंपनी का मालिक कहलाता है। और कंपनी का जब मालिक है तो बदले में उसको क्या मिलेगा? कंपनी से लाभों में हिस्सा। तो इसलिए शेयर होल्डर है, प्रत्येक शेयर होल्डर कंपनी का मालिक या स्वामी होता है और बदले में उसको व्यवसाय से लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में जब कंपनी को लाभ होता है तो कंपनी क्या करती है? अपने लाभों को उन अंशधारियों में उनके द्वारा खरीदे गए राशि के अनुपात में बांट देती है। तो वर्ष के अंत में कंपनी के द्वारा जो लाभ होता है वो अंशधारियों में बांटा जाता है, और अंशधारियों में ये जो लाभ बांटा जाता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड, यानी कि लाभांश। ये लाभांश कहलाता है।
तो वर्ष के अंत में कंपनी का जो कुल लाभ होता है उस कुल लाभ को इन अंशधारियों में बांटा जाता है उनके द्वारा खरीदे गए राशि के अनुपात में। तो अंशधारियों को लाभों में जो हिस्सा प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड और हिंदी में बोलते हैं लाभांश। चूंकि ये कंपनी के मालिक है इसलिए बदले में इनको लाभों में हिस्सा प्राप्त हो रहा है। लाभों में उनको उतना ही हिस्सा मिलेगा जितनी मात्रा में उन्होंने पूंजी लगाई है। कम मात्रा में पूंजी लगाई तो लाभ में कम हिस्सा मिलेगा, ज्यादा लगाई तो उनको ज्यादा मिलेगा। तो ये कंपनी के मालिक होते हैं इसलिए इनको लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है। तो ये मैंने बताया आपको शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर और डिविडेंड। ठीक है, ये तो मैंने इनके बारे में बताया। अच्छा, अब देखो ये अंश जो होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इक्विटी शेयर जिसको हिंदी में बोलते हैं समता या साधारण अंश। दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार या अधिमान अंश। ठीक है, ये अंशों के मुख्य दो प्रकार हैं। अच्छा, अंश कोई से भी खरीदो, अंश खरीदने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है वो कंपनी का मालिक या स्वामी कहलाता है और अंश खरीदने वाले व्यक्ति को लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है। ये मैंने पहले बता दिया, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हैं वो क्या कहलाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर खरीदने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। और जिन व्यक्तियों ने कंपनी के प्रीफरेंस शेयर खरीदे हैं वो कहलाएगा प्रीफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि समता अंशधारी और प्रीफरेंस शेयर होल्डर यानी कि पूर्वाधिकार अंशधारी। जिस प्रकार के अंश खरीदे उन्हीं अंशों का मालिक कहलाता है। और चूंकि दोनों ही कंपनी की पूंजी में योगदान दे रहे हैं इसलिए दोनों ही कंपनी के मालिक या स्वामी कहलाते हैं। अब मालिक या स्वामी है तो बदले में दोनों को ही लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, तो ये मैंने अंशों के दो प्रकार बताए। अच्छा, तो मैंने ये बताया कि इक्विटी शेयर खरीदने वाला व्यक्ति इक्विटी शेयर होल्डर कहलाता है और प्रीफरेंस शेयर खरीदने वाला व्यक्ति प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहलाता है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम इसको समता या साधारण अंश कहते हैं, इसको पूर्वाधिकार या अधिमान अंश कहते हैं। देखो, देखने में क्या दोनों ही मालिक या स्वामी होते हैं, फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर होता है। वो देखिए अंतर क्या होता है। देखो, मैंने इन दो अंशों के बारे में बताया। इन दोनों अंशों में मैंने बताया कि इक्विटी शेयर खरीदने वाला व्यक्ति इक्विटी शेयर होल्डर कहलाता है और प्रीफरेंस शेयर खरीदने वाला व्यक्ति प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहलाता है। दोनों को लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में अंतर है। देखो, ये प्रीफरेंस शेयर होते हैं, इनके पहले एक परसेंटेज लिखी रहती है, जैसे प्रश्न पर दे रखा है 9% प्रीफरेंस शेयर, जबकि इक्विटी शेयर में ऐसी कोई परसेंटेज नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि ये जो पूर्वाधिकार अंश हैं इन पर लाभांश की जो दर होती है निश्चित होती है। कंपनी जब लाभों का भुगतान करती है अंशधारियों को, शेयर होल्डर को, तो इनको इस दर से भुगतान करेगी। जैसे इसमें 9% लिखा हुआ है तो प्रीफरेंस शेयर खरीदने वाले व्यक्ति जिसको हम प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं उनको किस दर से भुगतान किया जाएगा, 9%। अगर इसमें 10% लिखा है तो इसका मतलब 10% की दर से भुगतान किया जाएगा। यानी कि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, जबकि इक्विटी अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। ठीक है, इनका लाभ अनिश्चित होता है। ठीक है, एक अंतर तो आपकी हो गया। दूसरा अंतर, कंपनी जब वर्ष के अंत में जब लाभ होता है तो लाभ का जब भुगतान करती है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को भुगतान करती है। लाभांश प्राप्ति के मामले में पूर्वाधिकार होने के कारण ही इनको हम पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। सबसे पहले इनको लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को भुगतान इनको करने के बाद में किया जाता है। तो दो अंतर मैंने बताए, प्रीफरेंस शेयर पर लाभांश की जो दर होती है निश्चित होती है, जबकि इक्विटी अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। सबसे पहले कंपनी प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को भुगतान करती है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को भुगतान इनको करने के बाद में करती है। अगर इनको भुगतान करने के बाद में अगर लाभ कम बचता है तो इनको कम मिलेगा, ज्यादा बचता है तो इनको ज्यादा मिलेगा। दूसरा अंतर यह हो गया। तीसरा अंतर यह है कि जब कभी कंपनी बंद होती है, कंपनी का समापन होता है, तो कंपनी क्या करती है, इनकी पूंजी इनको वापस लौटाती है। तो सबसे पहले कंपनी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को इनकी पूंजी वापस लौटाती है।
तो पूंजी प्राप्त करने के मामले में भी इनको पूर्वाधिकार होता है। सबसे पहले इनको पूंजी लौटाई जाती है और इनको पूंजी वापस लौटाने के बाद में फिर इक्विटी शेयर होल्डर को इनकी पूंजी वापस लौटाई जाती है। ये अंतर, एक तीसरा अंतर ये हो गया। लेकिन मतदान का जो अधिकार है वो मुख्य रूप से इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। कंपनी की सभाओं में मतदान करने का जो अधिकार होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर का केवल विशेष परिस्थितियों में ही होता है। कंपनी के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और जिसमें मीटिंग बुलाई जाती है, मतदान करवाया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर ही शेयर लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर है उसमें शेयर नहीं लेते, यानी कि उसमें हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। तो मतदान का जो अधिकार होता है, वोटिंग का अधिकार होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को नहीं होता है। तो ये इनमें आपको मुख्य अंतर बताए मैंने। तो ये अंतर के इसी से होता है, वरना दोनों ही अंश है कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी के वास्तविक जो स्वामी है वो इक्विटी शेयर होल्डर कहे जाते हैं। इक्विटी एंड संतांश खरीदने वाले जो व्यक्ति है ये कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। कारण क्या है, इनका लाभ निश्चित नहीं होता है और कंपनी का जो मालिक होता है, व्यवसाय का मालिक होता है, उसका लाभ भी निश्चित नहीं होता है। अगर सारे पेमेंट करने के बाद में, खर्चों का भुगतान करने के बाद में जो लाभ बचता है, कम बचता है तो उसको कम मिलेगा, ज्यादा बचता है तो ज्यादा मिलेगा। तो वही स्थिति इक्विटी शेयर होल्डर की होती है। इसलिए कंपनी के वास्तविक स्वामी है वो इक्विटी शेयर होल्डर कहे जाते हैं। तो ये मैंने आपको इसके मुख्य अंतर बताए। ठीक है, तो आज मैंने जो आपको बताया है कंपनी क्या होती है, कंपनी के अंश हैं कितने प्रकार के होते हैं, कंपनी कितने प्रकार की होती है और इन दोनों में अंतर। तो आपके बुक में शुरू में ही आपके चैप्टर के स्टार्ट करने में आपके शुरू के 2 पेज दे रखे, उनको आप थोड़ा सा रीड कर लेना, पढ़ लेना है। इसके बाद में मैं आगे की चीज बताऊंगा आपको।